हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन। ये घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये जो किताब है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ, यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। और इस किताब के अंदर जो है वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितनी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसके पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये पेपर जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं भौतिकी विज्ञान का है, ये जीव विज्ञान का पूरा पेपर जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे जो है रसायन विज्ञान का पेपर है। इसके अंदर जो है अब तक जो है मैं भौतिकी का एक वीडियो जो है मैं बना रखा हूँ और जीव विज्ञान का ये पूरे 6 चैप्टर का एक वीडियो में बना रखा हूँ और बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है रसायन विज्ञान का ये 3 चैप्टर, परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, अकार्बनिक रसायन। इस पूरे किताब को जो है 28 दिन के अंदर में एंड करने का टारगेट रखा गया है। ये बच्चों के रिक्वेस्ट पे है, ये उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे है जो इस बुक को पढ़ चुके हैं और वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो उनका रिक्वेस्ट था कि सर आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं इसका बुक का बार बार रिवीजन कर सकूं आपके वीडियो से। और तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द और गिर्द जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका सी इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो ये फोटोन जो है ये एटम का भाग नहीं है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणुीय नाभिक जो है ये रदरफोर्ड ने खोजा था। ये देखिए यहाँ पे एटम के नाभिक की खोज जो है ये रदरफोर्ड ने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक ने किया था। निम्नलिखित में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो यह है ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है। निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो यह है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलान करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पॉजिट्रॉन जो है ये जिसका द्रव्यमान जो है एक आंशिक एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी यानी एंटी पार्टिकल कहते हैं। और इसका स्पिन जो है ये हाफ होता है।
तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा ये है, ये फ्रैक्शनल स्पिन होता है इसके अंदर। पॉजिट्रॉन के अंदर क्या होता है, स्पिन होता है। तो सी का एक हो जाएगा, ये भी है और ये भी है, वैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, न्यूट्रिनो की देख लेते हैं। तो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है और इनकी खोज जो है ये पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, पाउली ने किया था। क्वार्क की बात कर लेते हैं तो क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं और क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो है ये -1/3 +2/3 होता है। फेनॉन की बात कर लेते हैं तो फेनॉन जो है ये ध्वनि के लघुतम कण है और दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फेनॉन को पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीरो मास की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जीरो मास जो है ये न्यूट्रिनो का होता है, यानी न्यूट्रिनो का मास जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आंशिक यानी फ्रैक्शनल चार्ज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फ्रैक्शनल चार्ज जो है ये क्वार्क का होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और अभी आपने देखा है कि फ्रैक्शनल स्पिन जो है ये पॉजिट्रॉन का होता है और इंटीग्रल स्पिन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होता है फेनॉन का। फेनॉन का जो होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिनो के ऊपर क्या होता है, शून्य आवेश होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो बीटा कण में होता है, ऋणात्मक आवेश। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। तो ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है अफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये है अभिविनाश्य से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 18 है और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स की बात कर रहा है कि नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 242 में से 94 को अगर माइनस कर दें तो 148 जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो होता है आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक कहते हैं उसे। समस्थानिक वे होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न हो जाती है। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह जो है ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक का अर्थ होता है ये आइसोटोन्स की बात कर रहा है और इसके जो होते हैं ये कार्बन, ये 14 में से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका एक ही समान होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका एक ही समान होता है न्यूट्रॉन संख्या। ये होता है द्रव्यमान संख्या और ये होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबका एक ही होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, यानी सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसको। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था,
तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बैकुरेल ने किया था। और यहीं से ये पहला चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे देखते हैं इसके। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये है सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण है तो संक्षारण के उदाहरण जो है ये उपयुक्त तीनों हैं, यानी सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना ये भी है, तांबे पर हरे रंग की परत बनना ये भी है, और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये तीनों जो है ये संक्षारण के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का के उदाहरण है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें पूछ रहा है और ये है केवल दूध का अस्कंदन, यानी बी हो जाएगा इसका। यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं तो ये एसर्शन रीजन देखते हैं। देखिए उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो ये भी सही है। तो इसके हो जाएंगे ए और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये होता है ऊष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। पास्तुरीकरण संबंधित है, तो पास्तुरीकरण जो है ये दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पास्तुरीकरण लिखा है, इसको हम लोग पाश्चुराइजेशन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है पाश्चुराइकरण, ये सुमेलित नहीं है, ये दूध से होता है नॉट चाय से। और अलवीकरण जो है समुद्री जल से होता है। प्रतिलोम प्राशन जो है ये पेयजल से होता है, और विकृतीकरण जो होता है ये प्रोटीन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है सही नहीं है। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण जो है किसी भी द्रव का क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, और देखते हैं हम लोग। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है, तो ये जो है ये गलत है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिक्रिया होती है? तो ये है गैस में द्रव। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो यह है आयतन, वॉल्यूम उसका नहीं चेंज होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राशन में प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, तो देखिए ये जो है ये गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यानी बाहरी दाब की बात कर रहे हैं, बाहरी दाब लगाया जाता है, तो ये भी गलत है। कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से सही है? तो कोई सही नहीं है, तो न ही एक और न ही दो सही है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? तो यह है आसवन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ये एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में प्रयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन, शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपतन। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह है ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऊर्ध्वपतन। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है, तो चलिए हम लोग यहीं पे डायरेक्ट देख लेते हैं इसका। हाँ, देखिए अगर हम लोग ये 2 की बात करते हैं तो ये जो है इसका होगा CaO में Ca का उपचयनांक होगा 2, ठीक है, यानी कैल्शियम का उपचयनांक कितना है? 2 होता है। और 3 जो होता है ये होता है आपका एल्युमिनियम का उपचयनांक। एल्युमिनियम का 3 होता है। ये सब याद करने वाली चीज है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अगर हम लोग 4 बात कर लेते हैं तो 4 होता है, इसमें Mn का उपचयनांक होता है। और 6 की बात करते हैं तो इसमें सल्फर का उपचयनांक होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और ये जो है लास्ट चैप्टर है, तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो ये मनाया है 150 साल पूरा होने का जश्न। यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। और इसके बाद जो है ये किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये सही है। यानी एक गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए केवल 2 जो है ये सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो कम होती है। तो इसमें केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए किसी आवर्त में अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। और आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो यह है बेसिक और एसिडिक। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ये ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन है। निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो ये है हाइड्रोजन। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लगभग 100। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व है? तो मूल्य तत्व है हीरा।
हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की जो खनिजीय बनावट है ये कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये गैस जो है एक तत्व नहीं है। और इसी के साथ जो है ये आज का सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। एक लाइक का बटन दबाइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।